नमस्कार। फाइनल रिपोर्ट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। शुरुआत करेंगे फाइनल रिपोर्ट की कुछ खास और अहम खबरों से, और शुरुआत बड़ी खबर के साथ आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि कोकराझार में पीएम मोदी ने रखी विकास परियोजनाओं की आधारशिला। बोडो शांति समझौते को बताया ऐतिहासिक कदम। क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए का विकास पैकेज, नए शैक्षणिक संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले कांग्रेस झूठे वादों की दुकान। अवैध घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर आरोप, एनडीए सरकार ने आदिवासी अधिकारों पर जोर। बड़ी खबर आपको बताए, कोकराझार में पीएम मोदी ने रखी विकास परियोजनाओं की आधारशिला। बोडो शांति समझौते को बताया ऐतिहासिक कदम। क्षेत्र के लिए 1500 करोड़ रुपए का विकास पैकेज, नए शैक्षणिक संस्थान और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं। पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा हमला, बोले कांग्रेस झूठे वादों की दुकान। अवैध घुसपैठ को लेकर कांग्रेस पर आरोप, एनडीए सरकार ने आदिवासी अधिकारों पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के कोकराझार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बोडो शांति समझौते का जिक्र करते हुए कहा कि इस समझौते ने क्षेत्र में स्थायी शांति और विकास का रास्ता खोला है। प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बोडो क्षेत्र के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज, नए शैक्षणिक संस्थान और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की शुरुआत की है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि दशकों तक कांग्रेस के शासन में अवैध घुसपैठ को बढ़ावा मिला, जिससे असम की जमीन, पहचान और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को खतरा हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार राज्य में अतिक्रमण से जमीन वापस लेकर स्थानीय और आदिवासी समुदायों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए काम कर रही है। में फूट डाल देती थी, वहीं बीजेपी ने स्थायी शांति के लिए काम किया। इसी सोच के साथ बोडो शांति समझौता किया गया। इस समझौते में पहली बार सभी प्रमुख संगठनों और समूहों को एक साथ लाया गया। साथियों, कांग्रेस की एक और सच्चाई है। कांग्रेस झूठे वायदों की दुकान है और एक झूठे वायदे के साथ 4 सुपर झूठ गिफ्ट में देती है, क्योंकि उन वायदों को पूरा करने का कांग्रेस का इरादा ही नहीं होता। वहीं आपके सामने बीजेपी एनडीए का मॉडल है। हमारी डबल इंजन सरकार ने जो भी कहा उसको सच करने की ईमानदार कोशिश की है। और ये आज की बात नहीं है। 2003 में जब दिल्ली में एनडीए सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में, तब भी हमने सच्चाई से, ईमानदारी से काम करने में कोई कमी नहीं रखी। उसके तहत 6th शेड्यूल में बीटीसी का गठन हुआ। इससे बोडोलैंड के विकास को बल मिला। यहां बोडोलैंड यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना। ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स यहां पर आए। साथियों, 2020 के समझौते के तहत हमने जो भी वादे किए थे, वो एक के बाद एक तेज गति से लगातार मेहनत करके पूरे किए जा रहे हैं। बोडो भाषा को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष विकास पैकेज दिया गया। आज कोकराझार में मेडिकल कॉलेज चल रहा है और तमुलपुर में मेडिकल कॉलेज बन रहा है। यहां नए नए ब्रिज बन रहे हैं। आज हथियार छोड़ने वाले
असम के करीब 10,000 नौजवानों को मुख्य धारा से जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। वो सब माताएं हमें आशीर्वाद दे रही हैं, जिनके बेटे आज घर वापस लौटे हैं, खुशहाली में अपने परिवार के साथ जिंदगी जी रहे हैं। साथियों, हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि बोडो समाज की आस्था और परंपराओं को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिले। बोडो समाज की पारंपरिक आस्था बथाऊ को भी बड़ा सम्मान दिया गया है। इसके लिए अलग जनगणना कोड दिया गया है और आस्था के स्थलों के विकास के लिए भी विशेष सहायता दी जा रही है। साथियों, कांग्रेस का एक और बड़ा पाप है जो देश और असम की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है, जिसने रोटी, बेटी और माटी तीनों की सुरक्षा को खतरे में डाला है। कांग्रेस का हाथ हमेशा से घुसपैठियों के साथ रहा है और आज भी है। कांग्रेस ने दशकों तक यहां के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज तक नहीं दिए। कांग्रेस ने आदिवासियों की बहुत सारी जमीनों को घुसपैठियों के हवाले कर दिया। धुबरी और गोलपाड़ा जैसे जिलों में तो स्थिति बहुत भयानक थी। इससे बोडोलैंड में आबादी का संतुलन बिगड़ रहा था, समाज में संकट आने लगा था। मुझे संतोष है कि हेमंता जी के नेतृत्व में घुसपैठियों के कब्जे से जमीन को छुड़ाने का एक बहुत बड़ा अभियान असम में चल रहा है। यहां भाजपा एनडीए सरकार ने असम के मूल निवासियों को जमीन के कानूनी दस्तावेज भी दिए हैं। मैं ट्राइबल कम्युनिटी का भी इस मुहिम में बढ़ चढ़कर के साथ देने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आज मैं आपसे आग्रह करने आया हूं कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। एक स्पष्ट संदेश दीजिए कि अब घुसपैठियों के लिए देश में कोई जगह नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाते हैं। आपको बता दें कि रविशंकर प्रसाद ने बड़ा बयान सामने आया है। गारो हिल्स में हिंसा पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आई जहां पर गारो हिल्स में हिंसा पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा बयान। टीएमसी विधायक के नामांकन के से बड़ा विवाद, गैर आदिवासी उम्मीदवार को लेकर विरोध, झड़पों में 2 लोगों की मौत, भाजपा ने जनजातीय अधिकार छीनने का आरोप लगाया। बांग्लादेशी घुसपैठ पर भाजपा का कड़ा आरोप, आदिवासी महिलाओं से शादी कर प्रमाण पत्र लेने का दावा। गारो हिल्स में हालात तनावपूर्ण बताए गए। मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में हाल के दिनों में बड़े तनाव और हिंसा को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने गंभीर आरोप लगाए और इसको बताया कि आपको कि उन्होंने कहा कि इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब फुलबाड़ी के एक विधायक जो अब तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं ने गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव के लिए 9 मार्च को नामांकन दाखिल किया। रविशंकर प्रसाद के मुताबिक संबंधित व्यक्ति आदिवासी समुदाय से नहीं है, जबकि परिषद के चुनाव में केवल प्रमाणित जनजातीय उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गारो हिल्स ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पारित प्रस्ताव के बावजूद
नामांकन दाखिल किया गया। इसके बाद विरोध बढ़ा और हिंसा भड़क गई। इस दौरान हमले और झड़पों में 2 लोगों की मौत भी हो गई। रविशंकर प्रसाद ने यह भी कहा कि मेघालय में बांग्लादेशी घुसपैठ एक गंभीर मुद्दा बन चुका है। उनका दावा है कि कुछ घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं से शादी कर जनजातीय प्रमाण पत्र हासिल करने की कोशिश करते हैं और बाद में उसी आधार पर चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को जनजातीय अधिकारों को कमजोर करने की साजिश बताते हुए उसकी कड़ी निंदा की। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर पेट्रोल डीजल के हवाले से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर आपको बताएं कि पेट्रोल डीजल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर। देश की रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन। सभी रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद। पेट्रोल डीजल आयात की जरूरत नहीं। 1.5 करोड़ घरों को पीएनजी सप्लाई जारी। सीएनजी और पीएनजी सप्लाई में कोई कटौती नहीं। सरकार की अपील, घबराने की जरूरत नहीं। पेट्रोल डीजल उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर। देश की रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन। सभी रिफाइनरियां 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं। कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद। पेट्रोल डीजल आयात की जरूरत नहीं। 1.5 करोड़ घरों के पीएनजी सप्लाई जारी। सीएनजी और पीएनजी सप्लाई में कोई कटौती नहीं। सरकार की अपील, घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई को लेकर स्थिति साफ की। उन्होंने कहा कि भारत की कुल रिफाइनिंग क्षमता 258 मिलियन मीट्रिक टन है और देश पेट्रोल डीजल के उत्पादन में पूरी तरह आत्मनिर्भर है। इसलिए इन ईंधनों के लिए आयात पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया कि सभी रिफाइनरियां 100% या उससे ज्यादा क्षमता पर काम कर रही हैं और कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। साथ ही सरकार ने प्राकृतिक गैस सप्लाई को प्राथमिकता देते हुए पीएनजी, घरेलू और सीएनजी की आपूर्ति बिना किसी कटौती के जारी रखने का भरोसा दिया है और लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताई गई। बढ़ते आगे। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन लोकसभा में जोरदार हंगामा के बीच कई अहम घटनाक्रम देखने को मिले। विपक्ष ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों, गैस सप्लाई और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की। हंगामे के बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में दूसरी अतिरिक्त अनुदान मांगे 2025-26 पेश की, जिन्हें लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सरकार को चालू वित्त वर्ष में अतिरिक्त खर्च करने की अनुमति मिल गई है। हालांकि वित्त मंत्री ने भरोसा दिलाया कि यह खर्च तय राजकोषीय घाटे की सीमा के भीतर ही रहेगा। इस दौरान सदन में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया गया। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के जरिए ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को और मजबूत करने और उन्हें शिक्षा, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा में बेहतर अवसर देने की कोशिश की जा रही है। लगातार हंगामे और राजनीतिक टकराव के बीच आखिरकार लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और अब सदन की अगली बैठक 16 मार्च को सुबह 11 बजे बुलाई गई। बढ़ते हैं आगे। एक मिडल ईस्ट से जो बड़ी खबर सामने आई थी उससे आपको रूबरू करवाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब और खतरनाक मोड़ लेती दिखाई दे रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे इस संघर्ष का आज 14वां दिन है और हालत तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया है। हालांकि अमेरिका ने अभी इसकी पुष्टि नहीं की है। इसी बीच इराक में अमेरिका का सैन्य विमान KC-135 क्रैश हो गया और एक शिया विद्रोही गुट ने उसे मार गिराने का दावा किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमले किए हैं और हॉर्मुज स्ट्रेट में बढ़ते हमलों ने वैश्विक तेल सप्लाई को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। इस पर एक रिपोर्ट देखिए आप, फिर आगे बढ़िए। ईरान का दावा, अमेरिकी कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल हमले में जहाज को भारी नुकसान होने का दावा। IRGC बोला कैरियर अब पीछे हट रहा। अमेरिका की तरफ से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। इराक में अमेरिकी सैन्य विमान KC-135 क्रैश।
शिया विद्रोही गुट ने विमान गिराने का दावा किया। इसराइल ने 24 घंटे में ईरान के 200 ठिकानों पर हमला किया। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई घायल होने की खबर। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमलों से तेल सप्लाई पर खतरा। मिडिल ईस्ट में जंग का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी इस संघर्ष ने अब समुद्र, आसमान और जमीनी मोर्चों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिका के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी सेना की स्पेशल यूनिट IRGC के मुताबिक इस हमले में जहाज को भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान का कहना है कि हमले के बाद ये कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इलाके से पीछे हट रहा है और अब अमेरिका की ओर लौट रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर अभी तक अमेरिकी सरकार या अमेरिकी नौसेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। सैन्य विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वास्तव में किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को बड़ा नुकसान पहुंचता है तो इस जंग का सबसे बड़ा समुद्री हमला माना जाएगा। USS अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप 3 का हिस्सा है। इस ग्रुप में कई गाइडेड मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, पनडुब्बियां और स्पोर्ट शिप शामिल होते हैं, जो किसी भी बड़े सैन्य ऑपरेशन में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। इसी बीच अमेरिका को एक और झटका तब लगा जब उसका सैन्य विमान KC-135 इराक में क्रैश हो गया। इस घटना के बाद इराक के एक शिया विद्रोही गुट ने दावा किया है कि उसी ने इस विमान को मार गिराया। हालांकि इस दावे की भी अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। इससे पहले कुवैत में फ्रेंडली फायरिंग की घटना में अमेरिका के 3 सैन्य विमान क्रैश होने की खबर सामने आई थी। इन घटनाओं ने यह संकेत दिया है कि इस युद्ध में हवाई मोर्चा भी बेहद संवेदनशील और जोखिम भरा हो गया है। इसी बीच इजराइल ने भी अपने हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने पिछले 24 घंटे में ईरान के 200 से ज्यादा ठिकानों पर हमला किया है। इसके अलावा लेबनान में मौजूद ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू करने का आदेश भी दे दिया। इजराइल का कहना है कि उसका मकसद ईरान के मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में जंग और फैल सकती है। इसी बीच फारस की खाड़ी और हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास जहाजों पर हमलों की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 16 तेल टैंकरों और कार्गो जहाजों पर हमले हुए हैं। इससे दुनिया की तेल सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर ये रही कि हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर एक तेल टैंकर सुरक्षित मुंबई पहुंच गया। लेकिन जिस तरह से युद्ध का दायरा बढ़ रहा है, उसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। बढ़ते आगे बात करते हैं कांग्रेस को लेकर। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर असम विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति यानी CEC की अहम बैठक हुई। इस बैठक में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में असम चुनाव की रणनीति, संभावित उम्मीदवारों के नाम और चुनावी अभियान की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। पार्टी ने राज्य में संगठन को मजबूत करने और बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की रणनीति पर भी मंथन किया। असम में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को कांग्रेस ने बेहद अहम माना और इसी को लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने बैठक के जरिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाया। अब नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में पार्टी किस तरह की चुनावी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों को और घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद कई घरों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय हुए इन धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगह की ओर भागते दिखाई दिए। ये रिपोर्ट देखिए आप।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेता दिखाई दे रहा है। गुरुवार देर रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल समेत कई इलाकों में हवाई हमले किए। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। मृतकों और घायलों में महिलाओं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। हमले के बाद कई घरों और इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों के मुताबिक रात के समय हुए इन धमाकों से इलाके में अफरा तफरी मच गई और लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते दिखाई दिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में देर रात हवाई हमले किए। काबुल समेत कई इलाकों में एयर स्ट्राइक की रिपोर्ट। हमले में 4 लोगों की मौत, 15 घायल। मृतकों में महिलाएं और बच्चे शामिल। कई घर और इमारतें क्षतिग्रस्त। तालिबान ने हमले को संप्रभुता का उल्लंघन बताया। पाकिस्तान का दावा, टीटीपी ठिकानों को बनाया निशाना। कंधार और पक्तिका प्रांत में भी हमलों की खबर। सीमा पर बढ़ते तनाव में जंग जैसे हालात। तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने काबुल में प्राइवेट एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को निशाना बनाया। ये डिपो सिविलियन विमानों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के विमानों को भी ईंधन की सप्लाई करता है। तालिबान ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया है। मुजाहिद ने चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश के खिलाफ आतंकी हमलों में के लिए नहीं होने दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इन हवाई हमलों को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई बताया। पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि ऑपरेशन पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाकर किया गया। पाकिस्तान लंबे समय से आरोप लगाता रहा है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान के जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान में आतंकी हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद का कहना है कि हाल ही के महीनों में देश के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों के बाद ये कार्रवाई जरूरी हो गई थी। हालांकि तालिबान सरकार इन आरोपों को लगातार खारिज करती रही है। दरअसल दोनों देशों के बीच तनाव की शुरुआत 22 फरवरी को हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सीमावर्ती इलाकों में एयर स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान के उप गृह मंत्री तलाल चौधरी ने उस समय दावा किया था कि इन हमलों में टीटीपी के कम से कम 70 से ज्यादा लड़ाके मारे गए थे। इसके बाद 27 फरवरी को अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला कर जवाबी कार्रवाई की थी। तब अफगान रक्षा मंत्रालय ने साफ कहा था कि पाकिस्तान को सही समय पर कड़ा जवाब दिया जाएगा। तब से दोनों देशों के बीच सीमा पर लगातार झड़पें और तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते इस टकराव ने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। संयुक्त राष्ट्र के अफगानिस्तान मिशन के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की सैन्य कार्रवाइयों में कई नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या में बच्चे भी शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि इन हमलों और सीमा पर संघर्ष की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर दोनों देशों के बीच ये तनाव इसी तरह बढ़ता रहा तो ये संघर्ष पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ये थी कुछ खास और अहम खबरें देश विदेश और कुछ राज्यों की, और खास तौर पर राजनीति को लेकर भी और संसद तक भी। तो आज के इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी फाइनल रिपोर्ट में कुछ खास और अहम खबरों के साथ। द अर्थ न्यूज़ पे खबरों से सिलसिला यूं चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।